मैं हूं मनोज मनु। एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी ऐसी खबर जो वाकई आपको चौंका सकती है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने सुसाइड कर लिया है। नागालैंड मणिपुर के राज्यपाल रहे हैं अश्विनी कुमार। शिमला में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, बहुत चौंकाने वाली दुखद खबर है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने खुदकुशी कर ली। शिमला के अपने घर में फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, ये जानकारी मिल रही है। नागालैंड मणिपुर के राज्यपाल रहे हैं अश्विनी कुमार और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर भी रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन अब तक ये कारण नहीं पता चल पाया है कि अश्विनी कुमार ने अगर आत्महत्या की है तो इस आत्महत्या के पीछे का कारण क्या है। क्या पारिवारिक किसी मामले में इस तरह की स्थिति, इस तरह के हालात निर्मित हुए हैं, या फिर कोई ऐसा मामला है जिससे परेशान अश्विनी कुमार थे और उनके ऊपर दबाव था और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने आत्महत्या की है। एक बड़ी खबर। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस पर आगे जो भी अपडेट हो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद खबर इस वक्त आ रही है। राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर, उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। शिमला में अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिले अश्विनी कुमार। नागालैंड मणिपुर के राज्यपाल रह चुके, और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और अरुण हमारे संवाददाता, एक बार सीधे उनके पास चलेंगे। अरुण, किन हालातों में ये सुसाइड किया है, आत्महत्या हुई है, क्या आप बताने की कोशिश करेंगे? अब तक क्या कोई जानकारी मिल पाई है? अरुण हमारे संवाददाता, उनके पास हम चलेंगे। फिलहाल आपको बता दें, एक बड़ी खबर है। अश्विनी कुमार ने सुसाइड कर लिया है। नागालैंड मणिपुर के राज्यपाल भी रह चुके हैं, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं, और जब वो बतौर डायरेक्टर थे तो उनके तमाम कई सारे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की हैं। अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किन हालातों में, क्या किसी पारिवारिक परेशानी के कारण या फिर अपने किसी बतौर सीबीआई डायरेक्टर रहते हुए किसी मामले के परेशान होने के कारण या किसी दबाव के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। अरुण हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अरुण, किस तरह की जानकारी? देखिए, फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है, अश्विनी कुमार जो फॉर्मर हिमाचल के डीजीपी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं, साथ ही साथ सीबीआई के डायरेक्टर भी थे, उनकी जो है वो कुछ संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वो शिमला में अपने घर में थे। एक जो लेटर है, सुसाइड नोट भी उनके घर पर मिला है। हालांकि जो मोहित चावला जो एसपी हैं शिमला के, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जो उसमें लिखा गया उस लेटर में, वो अभी डिटेल्स हमसे शेयर नहीं कर रहे हैं कि आखिर उस सुसाइड नोट में क्या लिखा गया है। हालांकि सुसाइड नोट भी उसको अभी नहीं कह सकते, क्योंकि एक नोट जरूर मिला है जो पुलिस अभी जो है किसी से साझा नहीं कर रही है। और शिमला में आपको बता दें कि उनका जो रेजिडेंस है वहां पर वो थे जब इसके बारे में मालूम चला कि उन्होंने जो है उनकी बॉडी जो है वो घर पे पड़ी हुई है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अरुण, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस मामले में जो भी अपडेट, जो भी खबर हमारे हाथ लगेगी, हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब उस खबर की बात करने का वक्त है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। पूरा राष्ट्र हाथरस दंगों पर मच रहे बवाल का गवाह है। हम आपको दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। हाथरस दंगों के 5 अहम किरदार आप इसी से समझ पाएंगे, या यूं कहें कि यही वो 5 पक्ष हैं जिसे लेकर हाथरस की कहानी गढ़ी जा रही है। पीड़ित परिवार, आरोपी परिवार, पीएफआई की साजिश, 100 करोड़ की फंडिंग और दंगों का मास्टर प्लान। बिल्कुल, पहले पीड़िता को न्याय दिलाने की आड़ में राजनीतिक पार्टियों ने जमकर अपनी रोटियां सेकी। फिर खुलासा हुआ कि पीएफआई हाथरस के बहाने यूपी में दंगे कराने की साजिश रच रहा है। इसे लेकर एफआईआर और फिर गिरफ्तारियां भी हुई। इसके साथ ही फर्जी वेबसाइट बनाकर देश भर में जहर फैलाने की कोशिश का मामला भी सामने आया। इतना ही नहीं, दिल्ली दंगों की तर्ज पर यहां भी दंगे फैलाने का षड्यंत्र हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। और वहीं यूपी पुलिस ने अपनी जांच में इस बात को माना है कि मॉरिशस से यूपी में दंगे कराने के लिए करीब 50 करोड़ रुपए भेजे गए। बड़ा सवाल यह है कि सरकार आखिरकार पीएफआई को बैन क्यों नहीं करती है। अब सूत्रों के हवाले से क्या खबर है वो भी आप जान लीजिए। दंगों की फंडिंग की रकम 100 करोड़ तक हो सकती है, ये जानकारी है। अब ईडी इस मामले की तह तक जाएगा।
इस मामले की सच तलाशने की जिम्मेदारी एसआईटी के पास भी है। जांच चल रही है। और वहीं एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का और वक्त दिया गया है। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में चलिए, जहां वहां पर अगले 1 घंटे हम लगातार आपको हाथरस मामले में हर अहम पक्ष बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे। हाथरस में साजिश किसकी, गुनहगार कौन? क्या सियासत ने बिगाड़ा है हाथरस का माहौल? दंगों के लिए कहां से आई 100 करोड़ की फंडिंग? क्या है पीएफआई का मॉरिशस कनेक्शन? हाथरस, सियासत और साजिश। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हाथरस कांड में खुफिया एजेंसियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली में हुए दंगों की तर्ज पर यूपी में भी दंगे कराने के लिए बड़ी फंडिंग की बात सामने आई। राज्य सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो शासन के पास हाथरस मामले की खुफिया रिपोर्ट पहुंची। इस रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार निशाने पर थी। राज्य में जातीय दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। शासन से हाथरस कांड से जुड़े वायरल ऑडियो और वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाने की मांग इस खुफिया रिपोर्ट में की गई। इसके साथ ही यूपी में दंगे कराने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग का मामला है। सूत्रों की माने तो 50 करोड़ की रकम बस मॉरिशस से ही मंगाई गई। यूपी पुलिस दंगे भड़काने के मामले में अब तक 7 जिलों में 21 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पीएफआई के 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। बड़ा सवाल दिल्ली के बाद अब पीएफआई के निशाने पर उत्तर प्रदेश है। आखिरकार सरकार इस संगठन पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है? कब, कहां, कैसे रची गई दंगों की साजिश, इसका खुलासा करती है हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या है यूपी का दंगा शास्त्र? सौ करोड़ की साजिश के पीछे कौन है? पीएफआई ने कैसे रची यूपी में दंगों की साजिश? मॉरिशस से यूपी कैसे पहुंचा 100 करोड़? आतंक फैलाने वाले पीएफआई के पीछे किसका हाथ? योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में इतिहास का सबसे बड़ा दंगा कराने की साजिश थी। वो तो शुक्र है कि खुफिया एजेंसियों ने इसका खुलासा कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। हमें और आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर हाथरस के गांव से उठा एक मुद्दा कैसे दंगों की साजिश में तब्दील हो गया। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दंगों के पीछे के वो 4 किरदार कौन से हैं। पहला किरदार अतीकुर रहमान, दूसरा किरदार सिद्दीकी, तीसरा किरदार आलम और चौथा किरदार मसूद। यही वो 4 पीएफआई एजेंट हैं जिन्होंने पत्रकार बनकर हाथरस के बहाने यूपी में दंगे फैलाने की साजिश रची। मथुरा में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ये चारों दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी से चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे। इनमें से एक मल्लापुरम का रहने वाला है, जबकि बाकी मुजफ्फरनगर, बहराइच और रामपुर के रहने वाले हैं। इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और अभियुक्तों को ये कोशिश की जाएगी कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। पहली बार एमयू ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता के द्वारा 22 तारीख को गैंग रेप की बात बताई गई थी और तत्कालिक रूप से
उसमें कार्रवाई की गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही पीएफआई दिल्ली में दंगे कराने की दोषी है। ईडी अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि आखिर 50 करोड़ और फिर 100 करोड़ की रकम यूपी कैसे पहुंची। इसे मैप के जरिए समझिए। मॉरिशस से पैसा पहले इंडिया पहुंचा, उसके बाद इस रकम को यूपी में अलग अलग लोगों के खातों में डाला गया। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में अतिकुर रहमान मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। सूत्रों का कहना है कि अतिकुर रहमान के पास दंगों के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। वो दिल्ली के शाहीन बाग में भी रुका था। अब सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है वो समझिए। पहली बात, सिमी के आतंकियों ने पीएफआई ज्वाइन किया है। दूसरी बात, पीएफआई को राजनीतिक संरक्षण मिला है। तीसरी बात, पहले सांप्रदायिक दंगे कराते थे, अब जातिगत दंगे की तैयारी कर रहे हैं। और चौथी बात, आतंक फैलाने वाली पीएफआई पर बैन कब लगेगा। हाथरस कांड के बाद हिंसा की साजिश में जिस पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, उस पर पहले भी देश के कई इलाकों में दंगे भड़काने के आरोप लग चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली से लेकर यूपी, असम, कर्नाटक में हिंसक प्रदर्शन हुए। इस साल 23 फरवरी से 26 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की आग में जलती रही। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि दंगे के पीछे पीएफआई का हाथ था। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो क्या हाथरस में हुई घटना की आड़ में उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने की साजिश थी? क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय हाथ है? ये तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की तमाम दलीलें हैं और वो हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पीड़ित को इंसाफ कब मिलेगा, हाथरस की पीड़िता को न्याय आखिर कब मिलेगा। हम सीधा रुख कर लेते हैं अपने दो संवाददाताओं का। इस वक्त ऐश्वर्य जैन हमारे साथ सीधे हाथरस से जुड़ रहे हैं, जो लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। खुर्रम निजामी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आपके पास आए, इससे पहले लखनऊ चलते हैं। और खुर्रम, देखिए अब कई धुरी है जिस पर बात करना जरूरी है। जहां से हाथरस का ये पूरा मामला शुरू हुआ और मीडिया की नजरों में आया और जोर शोर से मीडिया ने आवाज उठाई, अब ये मामला उससे कहीं आगे निकल चुका है, क्योंकि सरकार ने दावा कर दिया है, सीधे कोर्ट में ये कहा है कि जिससे चाहिए जांच करवा लीजिए, लेकिन दंगों की साजिश थी, इसीलिए हमने वो कदम उठाए और उन कदमों पर सवाल भी खड़े हुए। लेकिन इसके साथ ही जो एक दूसरी धुरी है वो पीड़ित परिवार की है। सियासत की जो धुरी है, चूंकि आप लखनऊ में हैं, मैं उस पर आपसे बात करना चाहती हूं कि आखिर सियासी पार्टियां क्या कह रही हैं, क्योंकि आरोप यह लग रहा है कि इसी घटना की आड़ में कुछ सियासी पार्टियां अपनी सियासत चमकाना चाहती हैं और उसके पीछे उसका जो परिणाम है वो भी घातक नजर आया है। देखिए शुभ्रा, ये तो चलन है उत्तर प्रदेश का। जब भी कोई घटना होती है और उसमें थोड़ा भी मसाला होता है या यूं कह लीजिए थोड़ा बहुत स्कोप होता है मीडिया कवरेज का, तो उसमें ज़रूर उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। चाहे 2012 के आप निर्भया कांड दिल्ली का कर लीजिए, चाहे अखिलेश यादव में बदायूं कांड की बात कर लीजिए, चाहे मायावती में आप जो इंजीनियर हत्याकांड मनोज गुप्ता की बात कर लीजिए, इन सब में मीडिया बढ़ चढ़ के थी और विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां खूब सेकी थी। देखिए सत्ता विपक्ष, ये जो दो धुरी होती राजनीति की, इसकी जबान एक होती है। देखिए 2012 में कांग्रेस बैकफुट में थी क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार थी और दिल्ली में हुआ था, लेकिन जब दिल्ली और बीजेपी हमलावर थी। लेकिन अब आइए 2020 में तो आप पाएंगे कि बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन हमलावर कौन है? कांग्रेस हमलावर है, समाजवादी पार्टी हमलावर है, आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। यानी कि अगर विपक्षी पार्टी को लगता है कि यहाँ से वो आम जनता से कनेक्ट कर लेंगे और एक को इंसाफ दिलाने की आवाज बुलंद करके हम अपने जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसकी भरपाई कर लेंगे, तो जाहिर सी बात वो करते हैं। लेकिन इसको सिर्फ राजनीति के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये अपोजिशन का दायित्व होता है, कहीं गलत हो रहा हो, उसको छुपाया जा रहा है, तो वो सड़क पर आए, सामने आए, ताकि इंसाफ मिल सके। मीडिया अपना काम कर सो करती है, तो वहीं सरकार यहाँ एक कदम आगे चली गई। देखिए राजनीति की बात करिएगा तो ये लगातार राजनीति हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो दोनों कर रहे हैं। सत्ता पक्ष बार बार याद दिला रही है, मायावती को याद दिला रही है कि आप क्या कर रही थी, वो अखिलेश यादव को याद दिला रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में आप क्या कर रहे थे, बदायूं में आप क्या कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि वर्तमान की जब बात करिएगा तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस बात कहते थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सख्त है, नो टॉलरेंट पॉलिसी हमने अख्तियार कर ली है, यहाँ पर मामला बिगड़ता नजर आता है।
और अब थोड़ा सा इसमें कदम आगे, यूं कह लीजिए कई कदम आगे चला गया और यूं कह लीजिए पीड़िता को इंसाफ थोड़ा पीछे हो गया है। अब आतंकी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पीड़िता को जो इंसाफ मिलता दिख रहा था वो पीछे हो गया और कई सारे पहलू, कई सारी चीजें निकल कर आ गई। उनमें से एक संगठन पीएफआई की भी बात आ गई। ऐश्वर्य के पास चलेंगे हाथरस में। ऐश्वर्य, क्योंकि अब तो देख रहे हैं कि तमाम जो राजनेता जिस तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे वो पीछे हट गए। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि ये राज्य में अशांति फैलाने की बात यहां पर की जा रही है और एक संगठन है जो कई सालों से उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रयास कर रहा है। ये बात सही है कि पीएफआई पर 2012 में बैन करने की बात चली थी। खुद उत्तर प्रदेश के जो पूर्व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। वो भी ये कहते हैं केशव मौर्य कि इस पर बैन होना चाहिए, लेकिन केंद्र ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। आप हाथरस में मौजूद हैं, हाथरस के लोग क्या कहते हैं? हाथरस के तमाम लोगों से आपकी चर्चा हुई होगी, वो क्या मानते हैं? क्या वाकई दंगा कराने की कोशिश इस साजिश के पीछे कोई है या मर्म है, दर्द है लोगों का जो बयां कर रहे हैं? देखिए, सूत्रों की माने तो 14 सितंबर को जब ये वाकया हुआ था उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश पुलिस को एक टिप ऑफ मिली थी कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के शैडो में अब कोई बड़े दंगे कराने की तैयारियां चल रही हैं और इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हैं। न केवल इंडिया बल्कि बाहर फॉरेन से भी कई जगहों से पैसा आना चालू हो गया है। इस तरीके की भी इंटेलिजेंसीज को सूचनाएं मिली थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं आईबी से लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन सतर्क हो गया था। मालदीव से इकलौता 50 करोड़ रुपए आना और उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं टिप ऑफ मिली थी। 15 इस्लामिक देशों के अंदर से पैसा आना और justiceforhathras.com जैसी वेबसाइट बनना, ये सभी बातों की कहीं ना कहीं जानकारी थी। इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरता पूर्वक कोई भी अपनी बात रखते हैं और उन्होंने खुले तौर पर मंच पर कहा योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के विरोधी जो कह रहे हैं, खुर्रम के पास जाएंगे हम और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि आप हाथरस में मौजूद हैं ऐश्वर्य, इसलिए ये बताइए कि पीड़ित परिवार अब क्या कह रहा है, क्योंकि शुरुआत से ये कहा जाता रहा कि पीड़ित परिवार के खिलाफ जो पुलिस का रवैया रहा वो शर्मनाक रहा। हमने देखा भी कि किस तरह पीड़ित परिवार अपनी आवाज उठाना चाहता था, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता था, लेकिन उसमें किस तरह से अड़ंगे लगाए गए। अब क्या पीड़ित परिवार को लगता है कि जो सियासी पार्टियां, जो नेता उन तक पहुंच रहे थे, टीवी कैमरों पर आ रहे थे, वो भी सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए? क्योंकि अब खुद ही हम लोग देख रहे हैं, खुर्रम भी कह रहे हैं कि इंसाफ दिलाने का जो मसला है वो काफी पीछे रह गया है। बिल्कुल, आज मेरी खुद पीड़िता के पिता से, पीड़िता की माता से और पीड़िता के भाई से बातचीत हुई और उनसे मैंने कई पहलुओं पे बातचीत करी। उनसे मैंने जानने की कोशिश करी कि जो सीडीआर डिटेल्स बाहर निकली हैं, जो 104 बार कॉल्स गई हैं, उसका क्या महत्व है। क्या आप ये मान रहे हैं कि इस तरीके के कॉल्स हुए हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा ये पूरी की पूरी राजनीति है, हमें फंसाने की साजिश है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो ठाकुर हैं और हम दिन दिहाड़ी के लिए उनके पास जाते थे, उनसे काम मांगने के लिए जाते थे, तो इस तरीके की हम कॉल्स वगैरह करते थे, लेकिन ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आई है। जब मैंने पूछा कि जितने भी राजनीतिक पार्टीज आपके पास आई, आपको उन्होंने संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की, तो अब क्यों नहीं वो सामने आ रहे हैं? उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब ये घटना हुई, हाँ, योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी हमें 25 लाख रुपए दिए, अपोजिशन पार्टीज ने भी हमें फाइनेंशियली मदद करी, लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हम सीबीआई पर और एसआईटी पर अभी भी भरोसा नहीं करते हैं। हमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, एक फॉर्मर सुप्रीम जज की स्क्रूटनी में चाहिए और तभी उनको इंसाफ मिलेगा और दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो, इस बात की उन्होंने साफ तौर पर मांग करी है। बिल्कुल शुभ्रा, ये तमाम तरह की बातें ऐश्वर्या कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भी है कि जो न्याय मिलने की बात चल रही थी, जो परिवार के लोगों को सुरक्षा तो दे दी गई है, लेकिन अब वो कब मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, हम ये मसला आपके सामने उठाते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे उन जवाबों को जो अब तक छुपे हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वापस लौटेंगे, इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर उसी मुद्दे की जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पीड़िता को न्याय मिलेगा कब। हाथरस में गैंगरेप और हत्या मामले पर अब राजनीति चरम पर है। पहले भीभत्स रेप की बात, फिर जातिगत रंग
और अब दंगों से जुड़े तार। न जाने कहां जाकर ये बात खत्म होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जहां भी जांच खत्म होगी, इस मामले के जिम्मेदार लोग बेनकाब जरूर होंगे। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। साजिशकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उनकी गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। सरकार ने ठान लिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। हाथरस के दबंगों की दरिंदगी का शिकार लड़की तो अब इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन दुनिया से उसका जाना सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को राजनीति करने का हथियार दे गया। या फिर यूं कहिए कि राजनीतिक पार्टियां इसमें मौके तलाशने में जुट गई हैं। उसे इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, राजनीति के माहिर खिलाड़ियों को इसकी चिंता शायद ही है। तभी तो यूपी में शुरू हो गई है शव पर राजनीति। हाथरस कांड में शव पर राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, शुरू हो गई है वोट की राजनीति, जाति के नाम पर दंगे फसाद कराकर लोगों को बांटने की राजनीति, समाज में नफरत फैलाने की राजनीति। ये सुनिए कांग्रेस नेता शिवराज जीवन कैसे धमकी दे रहे हैं। अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे, हम उनके हाथ को काट देंगे। अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे, हम उनके हाथ को काट देंगे। यूपी में सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस के ये बड़े नेता माने जाते हैं। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के करीबी बताए जाते हैं। बात हाथ काटने तक ही सीमित नहीं है। एक स्टिंग ऑपरेशन में वो खुद को पूरे भारत में वाल्मीकि समाज की आवाज बता रहे हैं। मतलब साफ है, वो समाज में जाति का जहर घोल रहे हैं। कैसे, सुनिए शिवराज जीवन ने स्टिंग ऑपरेशन में क्या कुछ कहा। स्वराज जीवन की आवाज नहीं है, पूरे भारत के वाल्मीकियों की आवाज है। अगर किसी भी दरिंदे ने हमारी किसी भी बहन के उंगली भी लगाने की कोशिश की, किसी भी बहन के साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश की, तो हम माँ की कसम खा रहे, अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे, हम उनके हाथ को काट देंगे। इससे पहले हाथरस मामले पर दंगे फसाद की साजिश का खुलासा हो चुका है। मामले में आतंकी संगठन पीएफआई का कनेक्शन भी जग जाहिर हुआ है। विदेशी फंड की बात जब से सामने आई है, योगी सरकार और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सवाल है कि आखिर दंगे फसाद की साजिश के पीछे की मंशा क्या है। कोशिश तो होनी चाहिए थी प्रदेश सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की, लेकिन ये क्या समाज में नफरत के बीज बोने की कोशिश चल रही है। आखिर किसके इशारे पर यह साजिश रची गई? क्या है इस साजिश का विदेशी फंड कनेक्शन? इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं, लेकिन सीएम योगी ने पूरे मामले का पता लगाने में सख्ती का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में जाति के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। जाहिर है सीएम योगी साजिशकर्ताओं को उनकी असल जगह पहुंचा के दम लेंगे, लेकिन साथ ही वो अपने राजनीतिक विरोधियों को भी सबक सिखाने के मूड में हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश धूमिल होती दिख रही है। मामले की जांच के लिए योगी सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का समय और मांगा है, जबकि योगी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 दिनों के भीतर ही एसआईटी को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा था। इस काम में एसआईटी फेल होती दिख रही है। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? विपक्ष इस मामले पर सरकार की खिंचाई कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसे सरकार और प्रशासन में तालमेल की कमी का नतीजा बताया है। कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है, कोई भी काम समय सीमा के अंदर पूरा नहीं कर पाती है। हाथरस केस में 7 दिन के अंदर में एसआईटी को जांच पूरी करके देनी थी, जो नहीं दे पाई। अब 10 दिन का समय और मांग रही है। इसके मतलब सरकार और प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं कोई तो समस्या है, और ये समस्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी मामले पर राजनीति जमकर कर रहे हैं। अब बात पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के कवायद से कहीं आगे बढ़कर राजनीति की शतरंज पर एक दूसरे को शहमात देने की ओर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ बीजेपी के नेता हैं जो इस पूरे केस को लेकर अलग अलग थ्योरी गढ़ रहे हैं, महिलाओं के चाल चलन पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, आपने सुना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं जो हिंसा की बात कर रहे हैं, और दोनों ही पार्टियां, यहां तक कि सभी पार्टियां जो इस मसले में
अपनी बात रख रही हैं उन्हें अपने नेताओं पर लगाम जरूर लगानी चाहिए। लेकिन आपको हम ये भी बताएं कि सियासत है ये तो चलती रहेगी, लेकिन सियासत के साथ साथ जीवन भी चलता रहता है और जीवन से जुड़ी हुई एक अनोखी और अच्छी खबर आपको हम बताते हैं। इंडिगो की फ्लाइट में एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। इंडिगो की उड़ान दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तस्वीरें आप देखिए उस बच्चे की, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। इंडिगो की फ्लाइट में इसका जन्म हुआ है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6E122 विमान संख्या है और इसमें इस नन्हे बच्चे ने जन्म लिया है। और सीधे चलते हैं, मनीष अवस्थी इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनीष, वाकई एक अच्छी खबर है जिसका जिक्र शुभ्रा कर रही थी कि जीवन चलता रहता है, और शायद ये पहली घटना होगी देश में जब एक नन्हा मुन्ना विमान में आया है, उसका जन्म विमान में हुआ है। परिवार क्या कुछ कहता है इस पर? देखिए, इस समय जो तस्वीर हमारे दर्शक लगातार इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं, ये तस्वीर दिल्ली से बेंगलोर की उड़ान थी 6E122, जिसमें कि मोनिका बख्शी नाम की महिला ने जमीन से 37,000 फीट लगभग 6:15 के दरमियान शाम 6:15 के करीब एक नन्हे मुन्ने बच्चे को जन्म दिया, जिसमें कि ऑन बोर्ड पायलट समेत क्रू ने ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर एक स्वस्थ तरीके से बच्चे के साथ साथ माता का उन्होंने ख्याल रखा। और इस समय मोनिका बख्शी नाम की महिला जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया है वो बेंगलोर में है, और बेंगलोर में इस समय प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये अपने आप में देश का पहला ऐसा केस है, पहली ऐसी डिलीवरी है, पहली ऐसी जच्ची है जो कि जमीन से 37,000 फीट आसमान में बच्चे को जन्म दिया गया है। वाकई आसमान में बच्चे को जन्म दिया गया है, और निश्चित तौर पर अक्सर जब कोई खास घटनाक्रम होती है, खास जगह होती है, तो बच्चे का नाम भी उसी से मिलता जुलता रखा जाता है। लेकिन देखना होगा कि बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा। शुक्रिया करेंगे मनीष का जो इस खबर पर चर्चा कर रहे थे, हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उसी मुद्दे की जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, हाथरस की, उत्तर प्रदेश की। हम सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में शुभ्रा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना रहे थे कि देश में और प्रदेश में दंगे कराने की कोशिश की जा रही है, साजिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पीएफआई का जिक्र करीब 24 राज्यों में है। 24 राज्यों में किसकी गतिविधियां संलिप्त हैं? शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, आजमगढ़ और सीतापुर, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे इलाके हैं। खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इस पर बैन होना चाहिए, इस पर रोक लगनी होगी, क्योंकि ये सिमी पर प्रतिबंध लग चुका है। ये बी टीम है, ये बी संगठन है। बावजूद इसके इस पर रोक अब तक क्यों नहीं लगाई गई, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसी का जवाब लेने के लिए खुर्रम हम आपके पास आते हैं, क्योंकि सियासत अपनी जगह है। योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कुछ कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को देखना चाहिए कि पीड़ित परिवार के साथ क्या अन्याय हुआ है, वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो बात मनोज जी यहां पर कर रहे हैं उसका जवाब सरकार पक्ष को देना चाहिए। और साथ ही कांग्रेस नेता का बयान भी हमने सुनवाया, वो कैसे हिंसा की बात सरेआम कर रहे हैं, उसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। तो सियासत अपनी जगह हो रही है, पीड़ित परिवार का मसला पीछे छूट गया। खुर्रम जी बिल्कुल, देखिए विगत 2 दिन की आप कवरेज पूरे देखिए या मुद्दा देखिए, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने की बात थी वो कहीं नहीं है। CDR सामने आ रही है, PFI सामने आ रही है, फंडिंग सामने आ रही है, मॉरिशस आ रहा है, लेकिन इसमें बीच में SIT की रिपोर्ट कहीं गुम हो जाती है। SIT 7 दिन में रिपोर्ट नहीं दे पाई, ये भी एक फैक्ट है। 10 दिन का और समय दिया गया, ये भी एक फैक्ट है। अब आप इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं? और जहां तक बयानबाजी की बात करी, तो अब बयानबाजी में वो खत्म हो जाता है। पीड़ित परिवार का दर्द आपको नहीं मिलता, राजनीति होता है। कौन जाते संघर्ष कराना चाहता है, कौन जाते दंगा कराना चाहता है। देखिए, जंग कहाँ से शुरू हुई थी? जंग शुरू हुई थी कि पीड़िता को इंसाफ दिलाना है। एक लड़की, एक युवती जिसका गैंगरेप बताया गया, विभत्स तरीके से हत्या बताया गया, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि रेप नहीं हुआ, उस पर सवाल उठ रहा है। खेत किस खेत में हुआ, इस पर सवाल उठ रहा है। तो यानी कि जो हमारे राजनेता हैं उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने से इधर और कोई मतलब नहीं है। जो बात थी कि पीड़िता को इंसाफ कैसे मिलेगा, जब सीएम ने फोन करके हालचाल जाना पीड़ित पक्ष का, तो एक उम्मीद जगी थी कि बहुत जल्दी इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ नहीं होता हुआ दिख रहा है। ये भी एक फैक्ट है।
अब तमाम तरीके सिक्योरिटीज वहां लगा दी गई है, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, हर एक शख्स के पीछे 2 कांस्टेबल लगा दिए गए हैं। लेकिन इंसाफ का ये अजीब बात है, 12 तारीख को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह इसकी हेयरिंग होनी है और वहां देख रहा है कि वहां क्या कुछ निकल के सामने आता है। ये बात तो कोर्ट में कह चुकी है स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि अयोध्या का जजमेंट आना था, लिहाजा हमने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए रात में ही क्रियाक्रम कर दिया। और अब इस तरह की घटनाएं ना हो, और अब इस तरह की घटनाएं ना हो, खुर्रम, इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने एक फैसला और लिया है। 2 बड़े अधिकारियों को तैनात किया गया है। राजीव कृष्ण जो कि अपर पुलिस महानिदेशक है, उनको अलीगढ़ में तैनात किया है, और शलभ कुमार इन्हें हाथरस में तैनात किया गया है। ये पुलिस उप महानिरीक्षक हैं। दोनों की जिम्मेदारी है कि इन दोनों इलाकों में नजर रखें, पीड़ित परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखें, और कौन से ऐसे संदिग्ध लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो फोन पर बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन ऐश्वर्य, तमाम तरह के तथ्य निकल कर आ रहे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि पीड़िता का भाई जो आरोपी हैं, उनसे 1 साल में करीब 5.5 घंटे बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई है, जबकि पीड़ित परिवार मना कर रहा है इस तरीके की चीजें। अब अगर ये तरह तरह की चीजें आने लगेंगी, विभिन्न एजेंसियां जांच करने लगेंगी, तो आपको लगता है कि तात्कालिक तौर पर न्याय मिल पाएगा? देखिए, साफ तौर पर एसआईटी की टीम जब हाथरस पहुंची और लगातार आज 6ठी बार गांव के अंदर विजिट किया, उन्होंने कई बार विक्टिम की फैमिली से भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स किए थे और एक्यूज की फैमिली से भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए थे। हमें ये भी जानकारी है कि कल एक्यूज की फैमिली से और भी लोगों को बुलाया जाएगा और उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। जो सबसे बड़ा एंगल अब निकल के आ रहा है कि क्यों अब 10 दिनों का समय और मांगा जा रहा है, और कौन कौन से ऐसे एंगल्स रह गए थे जिसपे एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले उनके ऊपर भी जांच कर सकता है। सबसे बड़ी बात सीडीआर डिटेल्स को लेकर है, क्योंकि लगातार आरोपी परिवार ये कह रहा है कि उनके संबंध उस परिवार से थे, वो उनके पड़ोसी थे और हर बात उनसे बात होती थी। लेकिन जो पीड़ित परिवार का बयान है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी उस परिवार से कभी भी बात नहीं होती थी, काफी लंबे अरसे से उनसे कोई भी संबंध नहीं था। हमें नहीं पता, हमें ये फंसाया जा रहा है कि इतनी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली गई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो फोन नंबर उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है 20-22 सालों से। और ऐश्वर्य, मेरा सवाल ये है, ऐश्वर्य आप वहां पर मौजूद हैं लगातार और आसपास के लोगों से भी बात हो रही होगी, वहां पर एक खास तबका है जो ये कह रहा है कि देखिए, निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और ये फोन कॉल्स की बात हो रही है। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो रेप केसेस दुनिया में आते हैं, खासतौर से भारत का जिक्र करें, सबसे ज्यादा रेप केसेस में नाम उन लोगों का आता है आरोपी के तौर पर, दोषी के तौर पर, जो पीड़िता को जानते हैं, जो पीड़िता के बेहद करीबी हैं। तो इस तरीके की बात करके कि फोन कॉल हुआ था या नहीं हुआ था, किस तरीके से बात हुई थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन क्या एक कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश हो रही है खास तबके की तरफ से? देखिए, कई सारे लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि मैं लगातार इस गांव में रहा और मैं हर जगह पर मैं गया और उनसे बातचीत भी करी। जो ज्यादा डोमिनेशन वाले लोग हैं वो एक तबके के लोग हैं जो ठाकुर समाज इस पूरे इलाके में रहता है, और दूसरा वाल्मीकि समाज, जिससे कई लोग आसपास रहते हैं। लेकिन जब लोगों से बात करी, जब गांव वालों से बात करी, तो उनका साफ तौर पर कहना था इस तरीके की घटना वहां पर कभी नहीं हुई है। आपस में भाईचारे के साथ वहां पर सालों तक रहा गया है। और खुद अलग अलग समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि अगर कोई भी दोषी है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, भले ही वो उनके परिवार का कोई सदस्य है, क्योंकि उनके गांव की एक बेटी खोई है, उनकी गांव की एक बहन खोई है उन्होंने, और उसकी सजा सख्त होनी चाहिए। भले एसआईटी की जांच हो, भले सीबीआई की जांच हो, हर एक कोई इस पर आगे आना चाहता है। लेकिन एक बड़ा चौंकाने वाला जो सवाल है वो ये है कि क्यों आरोपी परिवार को अभी भी माफ कीजिएगा, पीड़िता परिवार को अभी भी ये यकीन नहीं है एसआईटी और सीबीआई पर, और वो क्यों सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट जज की मांग कर रहे हैं, एक स्क्रूटनी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी चाहिए उसकी डे टू डे हियरिंग की मांग कर रहे हैं। ये एक वाकई में कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। वाकई चौंकाने वाली बातें। लेकिन इन सब के बीच अब उत्तर प्रदेश की सरकार सतर्क हो गई है। पीड़ित परिवार के आसपास उसकी सुरक्षा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों का भी इंतजाम किया जा रहा है, उनके आसपास लगाए जा रहे हैं। बाकायदा 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है कि वो उस पर नजर रखें। सामुदायिक पुलिस की भी बात वहां पर की जा रही है, उस पर बहुत काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि वहां के आसपास के थानों में क्या ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो अपने तय समय से ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं, यानी कि कोई राजनीतिक
राजनीतिक दबाव तो नहीं है। और CDR यानी कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग को लेकर इन दिनों काफी परेशान है। पीड़िता के भाई ने साफ कर दिया है कि आरोपियों के साथ फोन पर कभी उनकी बात नहीं हुई। परिवार ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा है कि ये सब केस को भटकाने की आरोपियों की साजिश का हिस्सा है। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। रिपोर्ट दें। मैं जोली में कोई भीग ना सका था, कोई माँ को लाल है। पीड़िता की मौत का सदमा भी परिवार झेल ही रहा था कि आरोपी पक्ष है। इनका कहना है कि केस कमजोर करने की आरोपियों की साजिश है और ये तो बचने के पूरी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ बहाना मार के इनको फंसा दिया जाए और वो लोग पूरी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वो नंबर पापा का है, वो मेरा नहीं है नंबर। वो यहाँ पे बहुत पुराना नंबर है, पापा के पास ही रहता है। एक ही फोन है कीपैड का। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि इधर उधर की बातें मत करो और सिर्फ इंसाफ दो। परिवार चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की देखरेख में मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो CBI से जांच नहीं चाहते। अपने काम से काम रखते हैं, न किसी के घर जाना नहीं आना नहीं। जैसे किसान बुलाते हैं तब हम जाते हैं काम करने के लिए, नहीं हम किसी के घर जाते हैं। सब थे, ये सब सारी झूठ बात है। सब है, हाँ सब है। अपने बचावे का तो सब लोग झूठ बोलेंगे। ये प्रशासन की ओर से मिल रही सुरक्षा से पीड़ित परिवार संतुष्ट तो दिख रहा है, लेकिन इंसाफ दिलाने में उन्हें प्रशासन की मंशा में खोट दिख रही है। अमित सिंह के साथ इजहार सिद्दीकी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे ऐश्वर्या, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। ऐश्वर्या, चाहे शहर हो या गांव, समाज, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, तमाम सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस घटना के बाद वहां के गांव के लोगों की जीवनचर्या पर क्या कोई फर्क पड़ा? क्या कोई सबक मिला? क्या किसी के अंदर दर्द इस बात को लेकर है कि जो हुआ वो गलत हुआ? बिल्कुल, सभी पक्षों से बात करी और तमाम गांव वालों से भी हमने बात करी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ है और हाथरस के इस गांव की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि अगर कोई दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और अगर SIT, CBI या कोई भी जांच हो वो कराई जानी चाहिए। आरोपी परिवार का लगातार ये कहना है कि आप नार्को टेस्ट कराइए, आप CBI जांच कराइए, आप SIT की जांच कराइए, लेकिन अगर और हमारा अगर बेटा दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले, हम खुद उसके पक्ष में रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण के बाद हाथरस के इस गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, जो गांव वाले हैं उन तक इस प्रकरण के बाद भी एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया वहां पर। बिल्कुल, 6 साल की बच्ची और उसी के परिवारजन का ये आरोपी है जिसने कहीं ना कहीं इसके साथ रेप किया है। उसके बाद तमाम प्रशासन ने भी इसकी जिम्मेदारी ली। एक जो वहाँ के जो लोकल दरोगा है उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब उसकी भी जांच लगातार शायद इसलिए है NCRB के आंकड़े हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं। लगातार चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हाथरस हो या देश का कोई भी राज्य हो, बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। घटना कोई भी हो, जांच कोई भी एजेंसी करें, समाज के कुछ लोग कुछ भी बात करें, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। बिल्कुल, सिर्फ बात हाथरस की नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की बात है और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को बंद होना होगा। और इसलिए सबक सिर्फ हाथरस के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं लेना, बल्कि पूरे देश को सबक लेना है। और खासतौर से पुलिस, कानून और सियासत को इससे जरूर सबक लेकर के कुछ वाकई बदलने की मंशा दिखानी चाहिए। इसी के साथ चलिए वहां खबर जहां में आज के लिए इतना ही।